चातुर्वर्णयम् मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ये कर्तारं व्ययम्। पदच्छेद। चातुर्वर्णयम् अर्थात 4 वर्णों का समवाय, मया मेरे द्वारा, सृष्टम अर्थात रचा गया है, गुण कर्म विभागशः अर्थात गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक, तस्य अर्थात उसका, कर्तारम अर्थात करने वाले को, अपि भी, माम मुझको, विधि जान, अकर्तारम अर्थात न करने वाले को, अव्ययम अर्थात अविनाशी को। अनुवाद। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रूपी 4 वर्णों का समवाय गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उस सृष्टि रचनादि कर्म का करने वाला होने पर भी मुझ अविनाशी को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। टिप्पणी। प्रस्तुत श्लोक की प्रथम पंक्ति सामाजिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टियों से इसे केवल गीता ही में नहीं अपितु समग्र हिंदू शास्त्र में एक अनन्यतम पद प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इन शब्दों को उच्चरित कराकर महर्षि व्यास ने इस देश में प्रचलित वर्ण व्यवस्था को अनादि कालावतरित तथा गुण कर्माधारित उद्घोषित किया है। इसकी अनादिकालता अर्थात अत्यंत प्राचीनता का पता मया सृष्टम पदों से चलता है, जिनका अर्थ है मुझसे स्वयं परमेश्वर से रचा हुआ, अर्थात यह व्यवस्था सृष्टि के आरंभ काल से ही चली आ रही है। इस सामाजिक संस्था के गुण कर्मों पर आधारित होने का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उपलब्ध होता है। इसके अनुसार विराट पुरुष विश्व पुरुष के शरीर के 4 अंगों से चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं। मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से राजन्य क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। वस्तुतः यह मानव समाजीय श्रम अथवा कर्म विभाजन का रूपात्मक वर्णन है। द्रष्टव्य विषय यहां यह है कि किसी भी एक वर्ण के विशिष्ट कर्मों को सुचारू रूप से संपन्न करने का गुण जिस विशिष्ट अंग में है, उस वर्ण की उत्पत्ति उसी अंग से हुई है। इस प्रकार ब्राह्मण के मुख्य कर्तव्य पठन, पाठन, यजन, याजन और प्रतिग्रह मुख के द्वारा ही समीचीन रीति से पूर्ण हो सकते हैं। अतः उसका उद्गम स्थान मुख है। क्षत्रिय के प्रधान कार्य प्रजारक्षण, प्रजापालन और प्रजारंजन बाहुओं के बिना संभव नहीं है, इसलिए उसका प्रादुर्भाव बाहुओं से हुआ है। वैश्य के विशिष्ट कर्म कृषि, गोरक्षा तथा वाणिज्य, गमनागमन, आयात निर्यात से ही किए जा सकते हैं और ये गुण जंघाओं के ही हैं, इसलिए वह जंघाओं से निःसृत हुआ है। शूद्र का असामान्य काम अन्य 3 वर्णों की सेवा शुश्रूषा करना है, जिसमें चलने फिरने व भागने दौड़ने के लिए चरणों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। अतः उसका उद्भव चरणों से हुआ है। जैसा गुण वैसा कर्म रूपी शाश्वत सिद्धांत की आधारशिला पर निर्मित होने के कारण वर्ण व्यवस्था का यह प्राचीन भवन नितांत सुंदर, सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित था। कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुरूप गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार ही अपनी वृत्ति यानी व्यवसाय का चुनाव करके समाज के लिए अधिकाधिक अपना योगदान कर सकता था, जिससे वह सहज ही समृद्ध, संपन्न एवं संगठित बन जाता था। हिंदू समाज का ब्राह्मण आदि 4 श्रेणियों में यह विभाजन एकदम प्राकृतिक एवं व्यावहारिक है। हम जानते हैं कि संसार में जितने भी भेद हैं वे सांख्य दर्शन के अनुसार तीनों गुणों सत्व, रज तथा तम के न्यूनाधिक्य के कारण ही बने हैं। इस प्रकार जिसमें सत्व गुण ज्ञान अथवा प्रकाश की प्रधानता है, वह है ब्राह्मण वर्ण, बौद्धिक कार्य करने वाला। जिसमें रजोगुण क्रिया अथवा शक्ति की बहुलता है, वह है क्षत्रिय वर्ण, सैनिक तथा प्रशासकीय कार्य करने वाला। जिसमें रजस तमः अंधकार लोभ मोह के मिश्रण की प्रचुरता है, वह है वैश्य वर्ण, उत्पादन व्यवसाय व्यापार करने वाला। तथा जिसमें तमोगुण
अंधकार अथवा जड़ता की अधिकता है वह है शूद्र वर्ण, श्रम एवं सेवा करने वाला। यह सामाजिक वर्गीकरण व्यावहारिक भी है, क्योंकि समस्त मानव समूह की आवश्यकताओं को देखकर ही ये 4 विभाजन किए गए हैं। सबसे पहली आवश्यकता शिक्षा की थी। इसके लिए ब्राह्मण वर्ण बना। राष्ट्र की रक्षा तथा प्रजा का पालन पोषण दूसरी आवश्यकता थी, जिसके लिए साहसी, निर्भीक, बलिष्ठ, रणबांकुरे सैनिक चाहिए। इसके लिए क्षत्रिय वर्ण बना। शिक्षा और रक्षा से भी अधिक आवश्यक वस्तु थी जीविका। अन्न के बिना प्राणी जी नहीं सकता था। पशुओं के बिना खेती नहीं हो सकती थी। वस्तुओं की अदला बदली के बिना सबको सारी चीजें नहीं मिल सकती थीं। चारों वर्णों को अन्न, दूध, घी, कपड़े लत्ते आदि सभी वस्तुएं चाहिए थीं। इनके उपजाने, तैयार करने, फिर आवश्यकतानुसार उन्हें तत्वद्वयक्ति के पास पहुंचाने आदि का महत्वपूर्ण कार्यभार उठाने के लिए एक व्यापार कुशल, वाणिज्य निपुण, विवेकशील, व्यवहार दक्ष वर्ग वांछनीय था। अतः वैश्य वर्ण का निर्माण हुआ। अंत में शिक्षक को, रक्षक को, कृषक को, सभी को छोटे मोटे कामों में सहायक एवं सेवक की आवश्यकता थी। हरवाहे व चरवाहे की, लकड़हारे व घसियारे की, कहार व पनिहार की, पलदार व बेलदार की उपयोगिता का अनुभव सारे समाज को पग पग पर होता था। अतः समस्त व्यवस्था के स्तंभभूत एक नव वर्ग ने शूद्र वर्ण के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार के गुणजन्य कर्म विभाग से चारों वर्ण अन्योन्याश्रित होने के कारण एक दूसरे के पूरक रहते थे। किसी एक के दुर्बल पड़ जाने से शेष तीनों स्वतः क्षीण होने लगते थे। फलस्वरूप चारों वर्ण समन्वित एवं सामूहिक विकास में ही निजी कल्याण समझते थे। परिणामतः संपूर्ण समाज ही सुतरां स्वस्थ, सुखी, संपन्न, सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित रहता था। और केवल सामूहिक स्तर पर ही नहीं, अपितु निजी स्तर पर भी समाज का प्रत्येक व्यक्ति पृथक पृथक रूप से अपने ही गुण अर्थात स्वभाव के अनुकूल कर्म करने के कारण उसमें विशेष आकर्षण, आह्लाद, संतोष एवं साफल्य का अनुभव करता था, क्योंकि वो उसका अपना भाव, स्वभाव यानी स्वधर्म था। इसके विपरीत परधर्म अर्थात किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप और अपनी प्रकृति के विरुद्ध बलात् कर्म संपादन में केवल उदासीनता, चिड़चिड़ाहट, अतृप्ति तथा वैफल्य का ही मुंह देखना पड़ता था। इसीलिए तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। गुणानुकूल कर्म करने की यह सामाजिक पद्धति प्राग वैदिक काल, वैदिक काल तथा वैदिकोत्तर काल के एक विशिष्ट खंड तक ही पनप पाई। तदुपरांत वर्ण व्यवस्था का स्थान जाति व्यवस्था ने ले लिया। जाति शब्द जन अर्थात जन्म लेना, पैदा होना धातु से बना है। अतः जाति का अर्थ हुआ जन्म के आधार पर बनी समाज की एक विशिष्ट श्रेणी। इस नई व्यवस्था के अनुसार काम अब जन्म ही के आधार पर मिलने लगे। कोई व्यक्ति कितना ही लंठराज और गूठा टेक क्यों ना हो, यदि वह ब्राह्मण के घर में जन्मा है तो वो भी पंडित ही कहलाएगा और पठन पाठन का काम उसी को मिलेगा। क्षत्रिय कुलोत्पन्न एक भीरूराज, सींकिया पहलवान को भी सेना में तुरंत भर्ती कर लिया जाएगा। गुणों